Good morning, students. I am Avinash Swankar. Today we are going to continue chapter 5, that is primary activities. In the last class, we discussed some agriculture systems of our world. Today we will complete the remaining part of it and the mining activity. Before we start, I have a question, and the question is based on a map. The question is, name the temperate grassland where the extensive commercial grain farming is practiced. उस शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं जहाँ पर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है वो की जाती है. ओके, आप अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट our next agriculture system, that is market gardening and horticulture. In the market gardening or horticulture, vegetables, fruits and flowers are grown. मुख्य रूप से यहाँ पर इस प्रकार की कृषि में क्या किया जाता है, सब्जियों की कृषि और फ्रूट्स जो हैं, फलों की कृषि और जितने भी फूल हैं वो यहाँ पर उनका उत्पादन जो है वो किया जाता है. स्मॉल फार्म साइज इज़ वेरी स्मॉल एंड लोकेटेड नियर दी अर्बन सेंटर्स. अब ये यहाँ पर अर्बन सेंटर्स के नज़दीक क्यों होते हैं? क्योंकि जो हाई इनकम कंज्यूमर्स हैं वो मेनली कहाँ मिलेंगे आपको? अर्बन सेंटर्स में मिलेंगे. इसलिए इस प्रकार की एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ मिलती हैं? अर्बन एरिया के जस्ट नज़दीक. गुड ट्रांसपोर्टेशन इज़ रिक्वायर्ड. अब जो वेजिटेबल्स हैं उनको तुरंत से पहुंचाने के लिए मार्केट्स में एक अच्छे यातायात की आवश्यकता होती है. गुड ट्रांसपोर्टेशन इज़ नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. एंड लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, बहुत बड़े लेवल पर जो है वो यहाँ पर श्रम की आवश्यकता होती है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चाहिए, क्योंकि यूज़ ऑफ इरिगेशन, HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड. इस प्रकार की जो कृषि है उसमें सिंचाई के साधन, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जो हैं उनका मुख्य रूप से यहाँ पर इस प्रकार की कृषि में प्रयोग होता है. इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल की जो है वो ज़रूरत होती है. ग्रीन हाउसेस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इज़ यूज्ड इन कोल्ड रीजन्स. अब कोल्ड रीजन्स कौन से हैं? जो भी हमारे हायर लेटीट्यूड्स हैं. ओके, 66 डिग्री के आसपास वाले रीजन और उससे हायर जितने भी लेटीट्यूड्स हैं वो सभी के सभी कोल्ड रीजन्स में आ जाएंगे. और इन कोल्ड रीजन्स में अगर हमें वेजिटेबल्स को ग्रो करना है तो सुटेबल कंडीशंस जो हैं वो हमें बनानी पड़ेगी. और सुटेबल कंडीशंस के लिए यहाँ पर ग्रीन हाउसेस और आर्टिफिशियल हीटिंग जो है वो काम में लिए जाते हैं. प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न USA एंड मेडिटेरियन रीजन. मेनली इस टाइप की एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पर की जाती हैं? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ ईस्टर्न USA में और मेडिटेरियन रीजन जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वहाँ पर की जाती हैं. नीदरलैंड इज़ फेमस इन ग्रोइंग ट्यूलिप फ्लावर. एक स्पेशल टाइप का फ्लावर है ट्यूलिप जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है. उसका प्रोडक्शन जो है नॉर्मली नीदरलैंड जो है वो करता है. और अब हम ये जितने भी क्षेत्र हैं नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न USA और मेडिटेरियन रीजन, उनके अगर क्षेत्रों की बात करें तो सर्कल्स में हम यहाँ पर शो करते हैं. फर्स्ट रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकंड है मेडिटेरियन रीजन एंड थर्ड वन इज़ नॉर्थ ईस्टर्न USA. तो आप लोग क्या करेंगे, इन सारे सर्कल्स में जो भी एरिया शो किया गया है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उनकी एक लिस्ट बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट इसी से संबंधित है, मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड है.
जिन क्षेत्रों में हॉर्टिकल्चर होती है वहाँ पर ट्रक फार्मिंग जो है वो मुख्य रूप से की जाती है। अब ये ट्रक फार्मिंग क्या है? दिस रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन इन द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स ओनली। इस प्रकार की कृषि में ओनली और ओनली सब्जियों की कृषि जो है वो की जाती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फार्म्स एंड द अर्बन मार्केट्स कैन बी कवर्ड थ्रू ट्रक्स ओवरनाइट, हैंस इट्स नेम इज़ नॉन एज ट्रक फार्मिंग। अब जो वेजिटेबल्स हैं उनको तुरंत से मार्केट पहुंचाने की ज़रूरत होती है, तो जो ट्रक्स होती है वो एक रात में क्या करती हैं, नियर के जितने भी मार्केट सेंटर्स हैं वहाँ पर जो भी मटेरियल है, जो भी क्रॉप्स हैं उनको पहुंचा देती हैं। और ट्रक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए इस टाइप की एग्रीकल्चर को हम ट्रक फार्मिंग जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, मार्केट गार्डनिंग से ही रिलेटेड है, एंड डेट इज़ फैक्ट्री फार्मिंग। और फैक्ट्री फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें, फैक्ट्री फार्मिंग इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप जो है उसमें मुख्य रूप से इस तरीके की फैक्ट्री फार्मिंग जो है वो की जाती हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, लाइव स्टॉक रेयरिंग। नॉर्मली मुख्य रूप से मुर्गी पालन जो है वो और पशुधन जो भी है उसके पालन में मुख्य रूप से इस पे ध्यान दिया जाता है। दे आर फेड ऑन फैक्ट्री फूड स्टफ़। जितने भी कारखानों में तैयार भोजन जो होता है उससे इनको फीड किया जाता है। और केयरफुली सुपरवाइज्ड अगेंस्ट डिजीज़, जितनी बीमारियां हैं उनके लिए उनका ध्यान रखा जाता है। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े लेवल पर पूंजी जो है वो यहाँ पर निवेश की जाती हैं। एंड वेटरनरी सर्विसेज, हीटिंग एंड लाइटनिंग इज़ प्रोवाइडेड। जितनी भी प्रकाश व ताप की व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी वेटरनरी सर्विसेज हैं, पशु चिकित्सा से संबंधित जितने भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल जो हैं वो करवाई जाती है, जिससे कि प्रोडक्शन जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो और डिजीज़ जो है वो कंट्रोल की जा सके टाइम के रहते। ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग इज़ इम्पोर्टेंट फीचर। अच्छी नस्ल के जो पशु हैं उनका चुनाव करना और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना प्रजनन में, ये इसके प्रमुख लक्षण हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी जो भी ब्रीड्स हैं वही काम में जो है उनको ही जो है मुख्य रूप से इस एग्रीकल्चर में लिया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग, मीन्स सहकारी कृषि। A group of farmers form a society and pool their resources to get more profit. इसमें क्या करते हैं, कुछ फार्मर्स का ग्रुप होता है जो एक सोसाइटी बनाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड रिसोर्सेज हों, चाहे कैपिटल हो, चाहे और कोई चीज़ लेबर हो, वो सभी क्या कर देते हैं, उनको मिलाते हैं और फिर फार्मिंग जो है, फार्मिंग एक्टिविटी जो है वो की जाती है। इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट। जो भी व्यक्तिगत फार्म होते हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र होते हैं, उनको अक्षुण्ण रखा जाता है, उनको अलग रखा जाता है। मतलब इस तरीके से है कि वो फार्म बना रहेगा, लेकिन उसमें प्रोडक्शन जो है उस पर सारा का सारा ध्यान जो है वो कौन देगी, जो समिति बनी हुई है वो देगी। फार्मिंग इज़ ए मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। मुख्य रूप से इस तरीके की फार्मिंग में जो भी सहकारी संस्थाएं वही मुख्य काम करती हैं, उसी की सहायता से दूसरे जितने भी वर्क हैं वो किए जाते हैं। जैसे कि सोसाइटीज़ हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, बीज, खाद जो भी देने हैं, उसके लिए सोसाइटीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं। सेल द प्रोडक्ट एट मोस्ट फेवरेबल टर्म्स। जो भी प्रोडक्ट है उसको उचित मूल्य पर जो है वो बेचा जाता है। हेल्प इन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट्स। जो भी प्रसंस्कृत जितने भी साधन हैं, जो भी फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको सस्ती दरों पर लेने की कोशिश की जाती हैं। एंड प्रैक्टिस्ड इन डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली। नॉर्मली अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो डेनमार्क,
नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली जैसे देशों में इस तरीके की कृषि जो है, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो की जाती हैं। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग के अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो क्षेत्र हैं, डेनमार्क की लोकेशन यहाँ पर है, नीदरलैंड आपको यहाँ मिलेगा, देन बेल्जियम, उसके बाद है इटली एंड लास्ट स्वीडन। मुख्य रूप से इन 5 देशों में डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली एंड स्वीडन। आप भी अपने वर्ल्ड मैप में इन कंट्रीज़ को लोकेट कर सकते हैं, जिससे समझने में हमें आसान रहेगा कि किन क्षेत्रों में कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, सहकारी कृषि जो है वो की जाती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग मीन्स सामूहिक कृषि। इसमें जितने भी साधन होते हैं, प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन पे मेनली सोसाइटी जो है उसका राइट रहता है। सोशल ओनरशिप फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर। जो भी उत्पादन है और जो श्रम है उसके लिए सोशल ओनरशिप जो है उसके सिद्धांत को यहाँ पर लागू किया जाता है कि सारे साधनों के ऊपर किसका अधिकार है, समाज का अधिकार है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोल खोज। इसका एक स्पेशल नाम है, बोर्ड्स के हिसाब से आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। कोल खोज जो है वो कलेक्टिव फार्मिंग है, और नॉर्मली यूएसएसआर जो है पूर्ववर्ती रशिया, उसमें ये इस टाइप की एग्रीकल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस्ड की गई थी। अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र यूएसएसआर में आता था। और इसमें अगर देशों की हम बात करें तो रशिया, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये सभी देश जो हैं पहले इसमें सम्मिलित हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन सभी का विभाजन हुआ और अलग अलग देश जो हैं उसके रूप में ये सामने आ गए। तो इस यूएसएसआर में मुख्य रूप से इस तरीके की कृषि जो है उसका प्रारंभ हुआ था। अगर यूएसएसआर की फुल फॉर्म की हम लोग बात करें, व्हाट इज़ द यूएसएसआर, देन यूएसएसआर मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। जितने भी सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हैं उनका एक यूनियन था, और इसमें ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सम्मिलित हुआ करते थे। अब इसकी और विशेषताओं की बात की जाए, फार्मर्स पूल दियर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक, लेबर। जो भी उनके रिसोर्सेज होते हैं फार्मर्स के, पशुधन हो गया, उनके पास भूमि हो गई, उनका श्रम हो गया, उन सबको मिला दिया जाता है। A small land is allowed to retain of their own to grow their own crops। अपनी खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको एक छोटा सा भूमि का हिस्सा जो है वो अलाउ किया जाता है, जिस पे वो प्रोडक्शन करता है। ईयरली टारगेट्स आर फिक्स्ड बाय दी गवर्नमेंट्स। जो भी गवर्नमेंट है उसके द्वारा ईयरली टारगेट्स जो हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको प्रोडक्शन जो है वो इतना करना रहेगा। गवर्नमेंट फिक्सेस द प्रोडक्ट रेट्स। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसकी रेट्स को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और वो किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एक्सेस प्रोडक्शन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, मान लिया एक टारगेट सेट कर किया गया कि आपको 100 टन जो है वो प्रोडक्शन करना है, और अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फार्मर्स में वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। द फार्मर्स आर टू पे टैक्सेस फॉर देयर ऑन लैंड। और उनके पास जो अपना भूमि का हिस्सा होता है उसके लिए उनको टैक्स जो है वो देना होता है। एंड मेंबर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ द वर्क। इसमें मुख्य रूप से उनको अपने काम के हिसाब से पे किया जाता है, कि आपका काम क्या है उस हिसाब से उनको पेमेंट जो है वो दे दी जाती है, और प्रोडक्शन कम्प्लीटली गवर्नमेंट के पास जो है वो रहता है। एक्सेप्शनल वर्क इज़ रिवार्डेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी अच्छा काम अगर होता है तो उसको गवर्नमेंट से क्या किया जाता है, रिवार्ड किया जाता है।
तो कलेक्टिव फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, इन दोनों में मुख्य अंतर यही है कि जो कलेक्टिव फार्मिंग है उस पे सबसे ज़्यादा अगर हम लोग राइट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो इसमें मेन अपना रोल प्ले करती हैं। बल्कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इस कोऑपरेटिव फार्मिंग में मुख्य रूप से जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है ग्रुप ऑफ फार्मर्स की, उसका मेन यहाँ पर परसेंटेज रहता है। और वो ही जितना भी उस पे प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है, चाहे वो लैंड की हो, चाहे कैपिटल की हो, चाहे लेबर की हो, कि वो सोसाइटी ही उस पर सारा वर्क जो है वो करती हैं। कलेक्टिव फार्मिंग में नॉर्मली जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के लिए मेंबर्स को क्या किया जाता है, पे किया जाता है कि आपने इतना वर्क किया है और ये वर्क किया है, तो उस हिसाब से उनको सैलरी जो है वो दे दी जाती है। लेकिन वहाँ पर सैलरी जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग में सैलरी जो है उसका प्रावधान नहीं, जो भी प्रोडक्शन होगा उसका फिक्स परसेंटेज होता है कि आपको इतना परसेंट जो है वो दे दिया जाएगा। ओके, तो मेन डिफरेंस आपको कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग में ये करना है कि एक तो एरिया डिफरेंस बताना है कि डेनमार्क, बेल्जियम वाले एरिया जो हैं, नीदरलैंड वाले जो एरिया हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से इस तरीके की कृषि की जाती हैं, कोऑपरेटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। और अगर कलेक्टिव फार्मिंग की बात की जाए तो यूएसएसआर जो है उन कंट्रीज़ में मुख्य रूप से इसकी शुरुआत होती है और आज भी कुछ क्षेत्रों के अंदर इस तरीके की कलेक्टिव फार्मिंग जो है वो की जाती हैं। कोलखोज इज़ ए टाइप ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग एंड दोनों में मुख्य रूप से जो एरिया होता है उसको मर्ज कर दिया जाता है और उस पे वर्क जो है वो सभी फार्मर्स मिल करके जो है वो करते हैं। लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में नॉर्मली गवर्नमेंट जो है उसका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट ही सारी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर होती है और वही जो है जो भी प्रोडक्शन होता है उस पर अपना अधिकार रखती है, यानी कि सोशल ऑनरशिप जो है वो मेन होती है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम्स थे जो बचे हुए थे और उसके अलावा एक प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है माइनिंग। तो माइनिंग क्या है? अगर माइनिंग की बात करें, इट रेफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। मुख्य रूप से मिनरल्स को जो है वो हमारी धरती से बाहर निकालना ही क्या है, माइनिंग है, खनन है। और इट्स डेवलपमेंट बिगन विद द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के बाद ही जो है मुख्य रूप से खनन गतिविधि जो है वो प्रारंभ होती हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो मैनी इंडस्ट्रीज़ आर डिपेंड ऑन दी मेटल्स, और मेटल्स जो है वो माइनिंग से ही निकाले जाते हैं। हमारी बेस इंडस्ट्री जो है जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो भी कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं माइनिंग के ऊपर, क्योंकि उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ आ रहा है वो माइनिंग के थ्रू ही आपको अवेलेबल हो सकता है। तो माइनिंग का मुख्य डेवलपमेंट जो है वो तभी होता है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जैसे जैसे डेवलप होते हैं उनमें रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ती है, और जब रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ती हैं तो माइनिंग एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ने लगती है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, नंबर 1 इज़ फिजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू साइज, ग्रेड, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ डिपॉजिट। जितने भी खनिज निक्षेप हैं उनके आकार, उनकी श्रेणी और उनकी उपस्थिति की अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया है कि कोल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड पीट। तो बेस्ट टाइप ऑफ कोल अगर अवेलेबल है और वो उस मात्रा में है जितनी ज़रूरत है, और उसके एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट अगर ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे और वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी करेंगे। आयरन में भी अगर हेमेटाइट टाइप का है, अगर मैग्नेटाइट हेमेटाइट टाइप का अगर आयरन और अवेलेबल है, तो हम वहाँ पर जो है वो ज़्यादा इस तरीके की एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी को जो है वो प्रेफर करेंगे। तो जो भी
मिनरल्स बाहर निकल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती हैं कि किस क्वालिटी का मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, किस साइज़ में है, कौन से कितना आकार में, और उसकी अवस्था क्या है। दूसरे फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेटेड टू डिमांड फॉर मिनरल, टेक्नोलॉजी, कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कोस्ट। अब जो माइनिंग एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, और खनिज की मांग जो है वो डिमांड फॉर मिनरल, और दूसरा है टेक्नोलॉजी, आपके पास तकनीकी उपलब्धता है या नहीं है। कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमें अवसंरचना विकसित करनी है उसके लिए हमारे पास पूंजी उपलब्ध है या नहीं है। और श्रम और ट्रांसपोर्ट कोस्ट, उसको लाने ले जाने के लिए यातायात के साधनों पर जो खर्च आता है वो हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है माइनिंग के ऊपर। आज हम जितने भी माउंटेन रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, उन क्षेत्रों में माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो वो लिमिटेड लेवल पर की जा सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है उसको डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए आज भी भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, उन क्षेत्रों में हमने इसको अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए हैं, बल्कि जहाँ पर प्लेन एरिया है या फिर प्लेटू रीजन्स हैं, उन क्षेत्रों में हमने क्या किया है, माइनिंग एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से डेवलप किया है। जैसे छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में फिज़िकल फैक्टर्स की भी अवेलेबिलिटी है और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी फेवरेबल कंडीशंस रखते हैं। छोटा नागपुर रीजन नॉर्मली झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के हिस्से में फैला हुआ है, और इन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में क्या है, मिनरल्स अवेलेबल हैं, और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से और डिमांड भी हमारे इंडिया में जो है उन मिनरल्स की ज़्यादा है, जैसे कि आयरन और प्रॉपर हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको निकालने के लिए, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर मिल जाता है। और इंडियन पॉपुलेशन साइज़ वैसे ही इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास लेबर जो है वो भी अवेलेबल हो जाता है, और हमने बहुत अच्छा वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो विकसित किया है रेलवे के थ्रू, तो इस वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है उसमें भी कमी आ जाती है। इस वजह से छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है वहाँ पर खनन के लिए फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ माइनिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड. Number one is surface mining and the second one is underground mining. In the surface mining or open cast mining occurs close to the surface. It is easiest and cheapest. जहाँ पर मिनरल क्या होता है, धरातल के जस्ट नज़दीक होता है, जस्ट पास में होता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सरफेस माइनिंग जो है वो कर लेते हैं। और अगर अंडरग्राउंड माइनिंग की बात की जाए, मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरी डीप माइंस यूजिंग वर्टिकल शाफ्ट्स. इट रिक्वायर्स लिफ्ट्स, ड्रिल्स एंड वेरी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. कभी कभी होता है कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग जो है वो की जाती है, और उनमें बहुत बड़ी माइंस, गहराई में माइंस जो हैं वो डेवलप की जाती हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कोल माइंस जो हैं वो बड़ी अंडरग्राउंड माइंस होती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उनको निकालने के लिए हमें बहुत ही अंदर तक खुदाई जो है वो करनी पड़ती है, जिसके लिए बहुत बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी, लिफ्ट्स, ड्रिल्स, इनकी ज़रूरत जो है वो हम लोगों को मिलती हैं। अब ये जो माइनिंग है ये भी एरिया वाइज डिफ़र करती है, किन क्षेत्रों में माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा है, किन क्षेत्रों में कम है। तो अगर देखा जाए, द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग ड्यू टू हाई लेबर कोस्ट. जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं यहाँ पर लेबर कोस्ट जो है वो बहुत हाई होती हैं, इसी वजह से ये लोग जो हैं, ये कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके की माइनिंग जो है, माइनिंग एक्टिविटी जो है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. वाइल डेवलपिंग इकोनॉमीज आर बिकमिंग मेजर एक्सपोर्टर्स
ऑफ मिनरल्स ड्यू टू देयर लार्ज लेबर फोर्स। अब जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो अविकसित देश हैं, उन क्षेत्रों में अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से ये गतिविधि हो जाती है, माइनिंग एक्टिविटी हो जाती हैं। और इस माइनिंग एक्टिविटी की वजह से वजह का मुख्य कारण है यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर लेबर की अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द माइनिंग। अगर लेबर अवेलेबल नहीं है और वो भी चीप लेबर अवेलेबल नहीं है तो हम माइनिंग एक्टिविटी जो है वो नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है कि इंडिया जैसे देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन देशों में इस तरीके की लेबर जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और जो साउथ ईस्टर्न एशिया है, उन सारे देशों में प्रॉपर लेबर जो है वो अवेलेबल हो पाता है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में माइनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बल्कि प्रोसेसिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो है वो आपको डेवलप्ड नेशंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। डेवलप्ड नेशंस क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको इंपोर्ट करते हैं डेवलपिंग नेशंस से और उसको प्रोसेस करने का काम जो है वो देखते हैं। यानी कि वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं और डेवलपिंग और अनडेवलप्ड नेशंस जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में अपना मेन फोकस जो है वो रखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि अफ्रीका के बहुत सारे देश और दक्षिण अमेरिका के कुछ देश और एशिया के देशों में माइनिंग एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि लगभग 50% जो उनकी इनकम है, कंट्रीज़ की इनकम है, वो किससे आती है, माइनिंग से आती हैं। There are some important questions. Number one, only one question is related with this portion. Question is, what is the meaning of market gardening and horticulture? Describe any 4 characteristics of this type of agriculture of the world. ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो सब्जियों के लिए कृषि है, बाजार और उद्यान कृषि जो है उसका क्या अर्थ है और इसकी कोई 4 विशेषताएं जो हैं उसका वर्णन आपको करना है। एक मैप वर्क दिया हुआ है, ये भी पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। जो हमने अभी तक एग्रीकल्चर सिस्टम्स स्टडी किए हैं उनमें आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ए मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। यहाँ ए लिखा हुआ है, ये कौन सा एरिया है जहाँ पर कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है वो की जाती हैं। बी है एन इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ मेजर लाइव स्टॉक रेयरिंग, यहाँ पर बी लिखा हुआ। इस क्षेत्र में उस कंट्री का नाम बताना है जहाँ पर लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है, पशुधन चारण जो है वो किया जाता है। सी, एरिया ऑफ एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग के एरिया को बताना है। एंड 4, एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यहाँ भी एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, डी पर कौन सा एरिया है उस एरिया का नाम लिखना है। अब हमने फर्स्ट में जो एक्सरसाइज दी थी उसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। अब यूरोपियन ग्रासलैंड जो हैं, यूरेशियन टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उन्हें कहते हैं स्टेपीज़। नॉर्थ अमेरिकन और कैनेडियन ग्रासलैंड जो हैं उन्हें कहते हैं प्रेरीज। एंड साउथ अमेरिकन ग्रासलैंड जो कि अर्जेंटीना में है उसे कहते हैं पम्पास। अफ्रीकन ग्रासलैंड जो हैं, जो साउथ अफ्रीका में है, उसे कहा जाता है वेल्ड्स। ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड को कहा जाएगा डाउन्स। एंड द ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड इज़ नॉन एज कैंटरबरी ग्रासलैंड। तो ये मुख्य ग्रासलैंड है और बोर्ड्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना जो है वो इन्हीं की रहती है। तो आप इन ग्रासलैंड की लोकेशन और इनके नाम को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट हम इसी बुक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।